नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। कुरुक्षेत्र में सांसद स्पर्धा के अंतर्गत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग से सांसद खेल स्पर्धा की मैराथन को हरी झंडी दिखाई। खास बात यह रही कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने खुद भी दौड़ लगाई। वहीं मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। इस मैराथन में लगभग 5000 के करीब प्रतिभागी शामिल हुए। साथ ही मैराथन के दौरान खेलो इंडिया का थीम सॉन्ग भी मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र और कैथल के युवाओं के लिए ये दिन एक अहम दिन है, जो मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेल अच्छी प्रतिस्पर्धा और संगठन शक्ति सिखाते हैं और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रदेश के युवा युवतियों को एक उत्साह, एक उमंग, एक उल्लास ये मन में भर करके अपने शरीर को भी मजबूत करना है, मस्तिष्क को भी तेज करना है, अपने चंचल मन को निर्मल करना है। तो ऐसे आयोजन, मैराथन जैसे आयोजन, इस प्रकार के आयोजनों से बहुत संदेश जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने मिल्खा सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि 80 साल की उम्र में भी मिल्खा सिंह दौड़ते थे। मिल्खा सिंह जी से प्रेरणा लेनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हरियाणा खेलो इंडिया की मेजबानी करेगा। युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी होगी। खेल अच्छी प्रतिस्पर्धा और संगठन शक्ति सिखाते हैं और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शब्द को उल्टा करें तो वायु, दोनों ही सही दिशा और गति से बढ़े तो दोनों लाभदायक हैं। आओ देश के लिए काम करें और मिलकर आगे बढ़ें। वहीं इस मैराथन में करीब 5000 प्रतिभागी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संदेश दिया कि खेलों के साथ साथ हमें तकनीक से जुड़ना होगा, हमें सक्षम और सार्थक बनना होगा। मैराथन को हरी झंडी देने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद भी दौड़ लगाई। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और सांसद नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। बहुत अच्छी शुरुआत है सांसद खेल स्पर्धा में। मैं माननीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे सांसद हैं, और बहुत ही बड़ा कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का। हर सांसद को खेल के लिए और खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए जो स्पर्धा शुरू की है, उसमें माननीय नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा में शुरुआत की है, तो मैं उनको बधाई के पात्र हैं, बधाई देता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैराथन है उसको हरी झंडी देकर एक शुरुआत की है, क्योंकि हरियाणा खेलों में काफ़ी आगे है और आगे रहे इसके लिए लगातार प्रयास चलते रहते हैं। उसमें प्रयास जो है सांसद की तरफ से माननीय नायब सैनी जी ने किया है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। जो भी खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, चाहे वो कबड्डी के हों, रेसलिंग के हों और मैराथन के लिए हैं, मैं सबका स्वागत भी करता हूँ। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस मैराथन से संदेश दिया गया है कि अपने आप को फिट रखें। हर खबर के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। तो वहीं हरियाणा में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। जी हां, ये घोषणा मुख्यमंत्री ने जगाधरी में हुई हरियाणा प्रगति रैली में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा। साथ ही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने में 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे पहले उन्होंने लगभग 334 करोड़ रुपए की लागत से बने कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को जगाधरी में हुई हरियाणा प्रगति रैली में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
इस अवसर पर उन्होंने लगभग 334 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की है। साथ ही सढौरा के 10 बेड के अस्पताल को 50 बेड का अस्पताल करने की भी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने किशनपुरा गांव में 14 एकड़ जमीन पर नया कॉलेज भवन बनाने और फारूकपुर स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने के साथ साथ जिला यमुनानगर के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 680 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है। आज के बारे में अगर मैं कुल बता देता हूं तो कुल सब मिलाकर ये 680 करोड़ के काम ये आज घोषणा की है। 334 करोड़ के काम इसका शिलान्यास उद्घाटन किया है। तो ऐसे 1014 करोड़ रुपए के कुल कामों की घोषणा ये आज मैं कर रहा हूं इस रैली में। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार गेहूं का उत्पादन कम हुआ है और गेहूं के सीजन में इस बार गेहूं का निर्यात भी किया गया, इसलिए देश में गेहूं का संकट न आए। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को अनाज मिले, इसके लिए केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप हरियाणा में 10 दिनों के लिए फिर गेहूं की खरीद की जाएगी और ये 16 मई से आरंभ हो जाएगा, जो 25 मई तक चलेगी। जो किसान अपना गेहूं बेचना चाहते हैं वे मंडियों में आ सकते हैं। कल के शाम के निर्णय के से मैं आपको अवगत कराता हूं, गेहूं का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, ये बंद कर दिया। ये बंद कर दिया है। केवल अपने देश के लोगों को गेहूं पहुंचना चाहिए और उसके कारण से अभी हमारी मंडियां ये बंद हो गई थी, खरीद इसमें बंद कर दी थी, लेकिन कल से ये मंडियां गेहूं की खरीद के लिए 10 दिन के लिए फिर खोली जा रही। 25 मई तक जिन्होंने गेहूं बेचना है अपना, ये मंडियां फिर से खुलेंगी, एफसीआई फिर खरीद करेगी। ये एक जानकारी मैंने आपको देनी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में 50 से 100 एकड़ में एक औद्योगिक क्लस्टर बनाने की योजना की घोषणा की, ताकि नौजवानों को रोजगार के अवसर मिल सके। यमुनानगर के 5 खंडों में 5 क्लस्टर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों में बिना भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य करवाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17 नेशनल हाईवे मंजूर हुए थे, जिनमें 6 पूरे हो चुके हैं और 11 पर काम चल रहा है। यमुनानगर से पिहोवा तक नेशनल हाईवे मंजूर हो चुका है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मित्रों, इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमने सारे प्रदेश में कुछ क्लस्टर्स की, इंडस्ट्री के क्लस्टर बनाने की बात तय की है कि हर ब्लॉक में एक 50 से 100 एकड़ का एक एरिया लेकर के और वहां जो नया उद्योगपति है, छोटा छोटा उद्योग चलाने के लिए लघु उद्योग एमएसएमई के द्वारा एक औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसलिए यहां भी हम कम से कम 4-5 ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक में ऐसे 5 क्लस्टर बनाएंगे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे किसान पुत्रों को भी, जिनके पास अब काम कम हो गया, उनको रोजगार के लिए ये हम बनाने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरस्वती नदी के पुनरुद्धार की परियोजना भी शुरू की गई। इसके अंतर्गत 2 बांध बनाए जाएंगे और एक बांध आदि बद्री में बनेगा, जिससे पानी की अविरल धारा सरस्वती नदी में बहेगी। इसी प्रकार लोहागढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर का बहुत बड़ा स्मारक बनाने की भी योजना बनाई गई है, जिसके लिए जमीन ले ली गई है और जल्द ही स्मारक का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यमुनानगर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हर खबर के लिए यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। तो वहीं सोनीपत के खरखौदा में धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की और रैली को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में रोजगार तेज गति के साथ बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाकर प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। इसी के साथ उन्हें कांग्रेस राजस्थान में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर पर
भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को चिंतन शिविर की क्या जरूरत है, कांग्रेस वैसे भी खत्म होने की कगार पर है। जो पार्टी विपक्ष में बैठ के चिंतन करने लग जाए वो खुद बड़े चिंता के दौर से दौड़ रही है। और जो उत्तर प्रदेश में और पंजाब में कांग्रेस का हाल हुआ है, मैं ये मानता हूँ आने वाला भविष्य कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस तो समाप्ति की ओर जा रही है। अब तो देश के अंदर लोगों ने ये मान लिया है कि प्रगति की ओर चल रहा है। और प्रदेश में हमने 2.5 साल में करके भी दिखाया है। कोरोना, किसान आंदोलन, कोरोना जैसी महामारी जो 2 बार हमारे को हिट कर गई, उसके बावजूद भी प्रदेश प्रगति के पथ पर चला है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल और गुजरात के चुनाव है, कांग्रेस खात्मे की ओर। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों को टैबलेट मुहैया कराने के दावे कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान एजुसेंट योजना लागू की थी और नई तकनीक के साथ बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम किया था। साथ ही उन्होंने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने को लेकर भी निशाना साधा। गीता भुक्कल ने कहा कि समय के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव होने चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई सिलेबस बदला जाता है उसके लिए प्रॉपर तरीके से कमेटी का गठन होता है, चाहे वो एनसीईआरटी की किताबों की बात हो या स्टेट में एससीईआरटी के द्वारा बनाए गए सिलेबस की बात हो। बार बार भिवानी बोर्ड के चेयरमैन का कि हम लोग किताबों का सिलेबस बदल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं बदल रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए थी और करने के बाद अब तक किताबें छपकर आ जानी चाहिए थी। शिक्षा के नाम पर किसी प्रकार की कोई राजनीति ना हमें करनी चाहिए, ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करनी चाहिए। जो भी सिलेबस हो वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सही शिक्षा का ज्ञान, सही इतिहास का ज्ञान जो है बच्चों को देने की बात करनी चाहिए। एथिकल, मॉरल, मौलिक शिक्षा जो है, फिजिकल एजुकेशन है, इस तरह से बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। चलिए अब खबर कैथल से है, जहां पर विधायक लीला राम ने फिर दिया विवादित बयान। आपको बता दें कि लीला राम ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को आतंकवादी बताया। कैथल में आयोजित एक प्रोग्राम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लीला राम ने कहा कि आप आतंकवादियों की पार्टी है। बीते 1 महीने से पंजाब और देश में लगातार हो रही आतंकवादी गतिविधियों से कहीं ना कहीं आपके नेताओं की संलिप्तता रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए लीला राम ने कहा कि दिल्ली में अन्ना हजारे के आंदोलन से उठकर दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, वैसे ही किसान आंदोलन का फायदा उठाकर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन हरियाणा में इनकी दाल नहीं गलने वाली। आम आदमी कोई पार्टी नहीं है, ये तो एक आंदोलन था अन्ना जी का, उससे उपजा हुआ एक टीम थी और उनको दिल्ली में सूत आ गई। उसके बाद पंजाब में भी किसान आंदोलन की वजह लगा ले तो या दूसरी पार्टियां कांग्रेस और अकाली दल का फेलियर लगा ले, इसलिए पंजाब में आ गई। अब हरियाणा में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर ही पंजाब नहीं पूरे देश में आतंकवादी गतिविधि बढ़ी है और कहीं न कहीं इसमें आम पार्टी के नेता की हिस्सेदारी है, संलिप्तता है। इसलिए पूरे देश के लोगों को पता लग गया कि ये आतंकवादियों से मिले हुए लोग हैं। तो वहीं सीएम मनोहर लाल 18 मई को सिरसा पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीएम की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वो करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 29 मई को भी सिरसा जिला के ऊढ़ा में सीएम मनोहर लाल प्रगति रैली को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम के सिरसा दौरे की पुष्टि करते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला ने कहा कि सीएम मनोहर लाल इस महीने सिरसा जिले के 2 बार दौरा यहां का करेंगे। जय श्री राम।
मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, मनोहर जी को जय। पूरे प्रदेश में रैलियां हैं और ये रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। अनुमान है कि लगभग 50,000 से ऊपर भीड़ इस रैली में हम करेंगे। और सरसा जिला हमेशा से बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक उनका विशेष झुकाव रहा है। वोट प्रतिशत में देखें पिछले विधानसभा चुनाव में तो 5 सीटों पे सबसे ज़्यादा वोट भाजपा ने लिया। सीट नहीं जीत पाई लेकिन वोट सबसे ज़्यादा भाजपा का है। और इस दफ़ा प्रगति रैली है और मुख्यमंत्री हमेशा से इस जिले के लिए बड़े उदार रहे हैं। बहुत से काम मुख्यमंत्री जी ने जिले को दिल खोल के दिया है। हमेशा ही सरसा जिला उनका चेता जिला रहा है और आज मंत्री भी हमारे जिले से रणजीत सिंह जी हमें एक ताकत और मिली है। और मैं कहता हूँ कि पूरे हरियाणा में जिला स्तरीय रैली में सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ करने का। वहीं यमुनानगर में यमुना में नहाने गए 10 युवकों पर दूसरे ग्रुप के लोगों ने हमला बोला। इस दौरान नहा रहे युवकों पर ईंट पत्थरों और तेजधार हथियार से हमला किया गया। ये युवक अपनी जान बचाने के लिए यमुना के गहरे पानी में उतरने लगे। जब तक युवक पानी में नजर आते रहे दूसरे ग्रुप के लोग ऊपर से पत्थरबाजी करते रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर काफी देर तक ये चलता रहा। बाकी 5 लोगों ने किसी तरह छिपकर जान बचाई। हमलावरों ने उन युवकों की कार को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लापता युवकों की तलाश शुरू कर दी है। कई घंटे की तलाश के बावजूद लापता 5 युवकों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस की माने तो हमला रंजिश के तहत किया गया है। ये लड़के आए थे नहाने के लिए। अच्छा। रैली में से निकल के आए थे नहाने के लिए, तो ये बैठे हुए नहा रहे थे। उनके दोस्तों का फोन आया, भाई ऐसे ऐसे करके बात है, भाई आपके यहाँ पे लड़कों पे हमला कर दिया हमारे पास। और हम तो अंदर नहर के अंदर घुस गए थे, साइड में से बच गए। और वो उन्हें ईंटा पत्थर मार रहे थे, सरिये मार के भगा के अंदर करा। ऊपर से ईंट ऊँट मारी है, उनको ईंट ऊँट लगी है, डर के मारे वो अंदर से जान बचाने के लिए अंदर गए। वो उसके बाद अभी तक लापता है। चलिए अब खबर गुरुग्राम से है, जहां पर साइबर सिटी के NH48 पर स्टंटबाजी करते हुए आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी जगह जगह वाहन चालकों और पुलिस कर्मियों से उलझते नजर आए। आपको बता दें कि ये आंदोलनकारी अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं इस मामले में मौके पर पहुंची SDM ने कहा कि आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा था और हमने ये ज्ञापन रिसीव कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज अहिर रेजिमेंट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है जी, और 90 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं ये धरना प्रदर्शन चलते हुए। सरकार का अभी तक कोई भी ऑथेंटिक आदमी यहाँ आकर उन्होंने ये नहीं कहा है कि भी जो आप ये मांग रख रहे हैं इसका जो है हम क्या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो हम सरकार से पुरजोर ये अपील कर रहे हैं कि वो थोड़े नींद से जागे, और जो ये हमारा समाज यादव समाज जगा हुआ है कि हमें अहिर रेजिमेंट चाहिए, तो उस मांग को, ये जायज मांग है, ये आप सबको पता है, 36 बिरादरी को पता है, पूरे देश को पता है। यादवों का जो मान सम्मान है उसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए जी, इन्होंने DC सर के थ्रू जो है राष्ट्रपति जी को और रक्षा मंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है, वो हमने इनके बिहाफ पे ले लिया है। अब ये ज्ञापन जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो भी रिस्पेक्टिव जिनको हमें इन्होंने माफ किया है जी, हम अपने यहाँ पे अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू भिजवा देंगे जी। आगे की कार्रवाई जो है वो जिस लेवल पे होनी संभव होगी जी, वो डिसीजन तो फिर वहीं पे लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा झेल रहा हूँ, हद से ज़्यादा। बहुत गुस्सा आ रहा अपने आप को। हमें दिल्ली पार करनी है लेकिन हमें 2 घंटे से रोका गया रास्ते में। क्या मिलेगा इससे? पब्लिक को परेशान करके क्या ये समस्या समाधान हो जाएगी? ये हो जाएगी? कोई कर सकता है यार? गुरुग्राम में अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान राजीव चौक के पास सर्विस लेन पर एक महिला की कार को रोका और कार के शीशे तोड़ डाले। पीड़ित महिला ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारी उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो गए और उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। पीड़िता ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से छोड़ने का अनुरोध भी किया था, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और उनकी कार के शीशे तोड़ दिए।
हेलो। चलिए अब खबर झज्जर से है, जहां पर अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर खेड़का दौला गांव में पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं यादव समाज के लोग भारी संख्या में धरना प्रदर्शन कर अहिर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। यादव समाज के लोगों का कहना है कि ये लड़ाई यादव समाज के मान सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि यादव समाज के लोगों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसीलिए सरकार को अहिर रेजिमेंट का निर्माण सरकार को करना चाहिए। राजा महाराजा की रानी अपनी कोख से जन्म देती थी, लेकिन अब ये जो है इतनी जनता इकट्ठी हुई है, ये नेता बनाती है, राजा बनाती है। और हमारे हाथ में राजा बनाना। अगर हाई रेजिमेंट नहीं बनाई तो हम पलटा लगा देंगे और वोट वही पाएगा जो हाई रेजिमेंट बनवाएगा। ये हमारी एकता है और इसको हम सिद्ध करके। वहीं पलवल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने एटीएम चोरी के मामले में 3 और गिरफ्तारियां की है। इससे पहले होडल की सीआईए ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया था, जबकि इस गिरोह के 5 और आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। आपको बता दें कि मामला न्यू कॉलोनी स्थित एटीएम से जुड़ा है। एटीएम में करीब 25 लाख रुपए थे, जिन्हें चोरी कर लिया गया। 1 मई 2022 को रात्रि में सदानंद पार्क न्यू कॉलोनी पलवल के सामने पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कुछ अज्ञात व्यक्ति उखाड़ ले गए थे। उसी में आगे कार्रवाई करते हुए कल शाम को हमारे सीआईए इंस्पेक्टर और इनकी टीम ने रणवीर उर्फ राणा धांधुका थाना सदर नो, कृष्ण उर्फ छोटू ये आजमपुर हुसैनपुर थाना ककोट जिला बुलंदशहर, इस्लाम पुत्र फारूक निवासी संजय कॉलोनी पलवल, इनको गिरफ्तार किया है। वहीं बहादुरगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि पुलिस ने 12 मई को चेकिंग के लिए एक युवक को रुकवाया था, जिसके पास मोटरसाइकिल के कागजात नहीं थे। युवक से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि ये मोटरसाइकिल उसने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास से चुराई थी। बारह 5/2022 को हमारा हेड कांस्टेबल है सेक्टर 6 थाना में, वो ओम शांति के पास सेक्टर 2 में पेट्रोलिंग पे था, तो वहाँ उसको एक लड़का मिला सन्नी, जो कि वस्ती मार उठी था। उसको चेक किया, उसके पास मोटरसाइकिल थी। वो मोटरसाइकिल हमारे सेक्टर 6 से ही चोरी की पाई गई। उससे पूछताछ की, इंटेरोगेशन की, तो उसने टोटल माना कि हमने 5 मोटरसाइकिल अभी चोरी की है अभी तक। तो उससे फिर उसने आगे फर्दर बताया, तो उसमें एक नाबालिग लड़का है जो मान उठी का ही रहना है, उससे भी हमें 2 मोटरसाइकिल बरामद की। एक लड़का है ये तन्नू, इससे बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की है। जो दोनों के दोनों बालिग को गिरफ्तार किया गया है। सन्नी को 3 दिन के रिमांड पे दिया गया और ये जो नाबालिग लड़का था इसको उनमें भेजा गया कोर्ट में, जनरल कोर्ट में पेश करने के बाद हमारी रिकवरी होगी। इससे फर्दर जो रिमांड पे इससे पूछताछ कर रहे हैं, अगर कोई भी और हमारी कोई चोरी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।